अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हमने आज स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 2 और इसके अलावा और भी चैप्टर्स जो हैं उनके लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 10 आज हमने स्टार्ट किया है। इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और इसमें चैप्टर नंबर 10 की बेसिक्स देखेंगे। आप जहन में रखें, चैप्टर नंबर 10 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, ये तमाम जो तीन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको रे डायग्राम बनाना आनी चाहिए। अगर आपको रे डायग्राम बनानी आती है, मैग्नीफिकेशन के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तब ही आप वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं अच्छे तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो नहायत ज़रूरी है कि आप मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स, ये जो इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, इसको ज़रा गौर से सुने, एहतियात से सुने, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। और जो रे डायग्राम, ये जो आपके सामने मैंने अभी कंप्लीट नहीं बनाई, मैं आपके सामने इसको ड्रा करूँगा। इससे एक आइडिया सा मिलेगा आपको, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में रे डायग्राम यूज़ हो रही है वो इसी तरह की होगी, लेकिन ये एक जस्ट बेसिक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट्स सुने ये पहले लेक्चर के, तो इसके बाद मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर 10 है क्या। चैप्टर 10 जो है ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर 9 में हमने लाइट के मतलब स्टडी किया था कि लाइट क्या होती है, लाइट ट्रैवल कैसे करती है, यानी कि लाइट के मतलब हमने ईच एंड एवरीथिंग जो उसकी बेसिक में आता है उसको स्टडी किया था। अब क्योंकि लाइट का पता चल चुका है, तो उसके बाद लाइट के मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। कि इंस्ट्रूमेंट्स की जो डेरिवेशंस हैं, उनकी डिज़ाइन लेवल की, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसके अलावा इसमें हम स्पीड ऑफ लाइट भी मेजर करेंगे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइबर ऑप्टिक्स, ये तमाम क्या हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। सबसे पहले आपके टॉपिक की जो स्टार्ट होती है वो है 10.1 टॉपिक, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नाम से ही जाहिर है इसका क्या मतलब है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। पहले इसका कॉन्सेप्ट सुन लें, फिर इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। लीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम। डिस्टेंस का मतलब है फासला, ऐसा कम से कम फासला ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पर हमें जो विजन है वो बिल्कुल वाज़े दिखाई दे। ऐसा कम से कम फासला जहाँ से किसी भी इंसान को एक विजन जो है, तस्वीर जो है, पिक्चर जो है, वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसे डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेट्स सपोज जब हम बुक को स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, अभी ये जो लेक्चर आपके सामने इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के थ्रू, तो ये भी क्या है, इसके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा गया है। जिधर आकर इस कैमरे की फोकस बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्ट परफेक्ट आ गई, उधर इसको रखा गया है। तो ये कैमरे का क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ऐसा फासला जहाँ पर चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देने लग जाएँ, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपने ये अक्सर बुक को स्टडी करते हुए, बुक को रीड करते हुए आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बुक अपने करीब लेकर जाते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, आप यही जो लेक्चर सुन रहे हैं इसको करीब करें, अपनी आइज़ के करीब से करीब करें, तो आपको क्या होगा, आपकी आंखों में दर्द सा शुरू होगा। और अगर आप इसको दूर से दूर करते जाएँ तो आपको इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो आज हम डेफिनेशन देखते हैं कि जहाँ पर हमें इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, उस फासले को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और इसका कॉन्सेप्ट जो है ये आगे चलकर सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ होने वाला है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, आँख से वो कम से कम फासला, एट विच एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट। इस वर्ड के ऊपर आप गौर करें, ये वर्ड है अपीयर्स, यानी कि ऐसा फासला जहाँ हमें ऐसा लगता है, जहाँ ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जिसकी आई साइट बिल्कुल ठीक है,
6/6 उसकी आई साइट है और नॉर्मल पर्सन है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रख के देखे तो उसे ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट वाज़े क्लियर नज़र आएगा। लेकिन ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये एज के साथ साथ क्या है, डिफेक्ट होता जाता है। एज के साथ ये डिफेक्ट होता जाता है, यानी कि ये किसी पर्सन का हो सकता है एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उससे 25 की बजाय 20 सेंटीमीटर के ऊपर, किसी को 15 सेंटीमीटर के ऊपर, किसी को ये 25 की बजाय 30 सेंटीमीटर पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये एज के साथ साथ क्या है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट किसी भी पर्सन का क्या है, डिफेक्ट होता जाता है, उसका ये चेंज होता रहता है। 25 की बजाय क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो किसी भी पर्सन के लिए वो डिस्टेंस जहाँ उसे चीज़ें क्लियर दिखाई दें, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जहाँ पर वो चीज़ों को क्लियर दिखाना शुरू करे, वो उसका क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन का है 25 सेंटीमीटर। अगला टॉपिक है आपका मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि हम इस चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करेंगे, इसलिए सबसे पहले ये बताना नहायत ज़रूरी है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन पावर से क्या मुराद होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आप जहन में रखें, दो चीज़ों को हम देखते हैं प्रायोरिटी के ऊपर। एक होती है इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एक हमारी प्रायोरिटी ये होती है। दूसरा हम देखते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है। ये दो चीज़ें हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की देखनी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेहतर है या इससे बेहतर कोई और है। तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, जैसा कि ये वर्ड से ही वाज़ेह है कि मैग्नीफाइंग इसका मतलब है मेगा। मेगा का मतलब होता है ग्रेटर, बड़ा। तो मैग्नीफाइंग पावर ऐसी पावर होगी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो कि चीज़ों को क्या है, पहले से एनलार्ज करके दिखाए या बड़ा करके दिखाए। अपने अल्फाज में मैं आपको यही बताऊंगा कि मैग्नीफाइंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या है कि चीज़ों को एनलार्ज करके दिखाना, वाज़े करके दिखाना। तो आपकी बुक में जो मैग्नीफाइंग है पावर या मैग्नीफिकेशन भी इसे कहते हैं, दो तरह से डिस्क्राइब की गई है। दोनों के एंड रिज़ल्ट सेम ही होते हैं। एक बात ध्यान में रखें, दो तरह से मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डिफ़ाइन की गई है, लेकिन दोनों के जब एंड रिज़ल्ट हम देखते हैं वो सेम ही आएंगे। तो जस्ट द वे जो उनका रास्ता है उनको समझने का वो है डिफरेंट। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो हैं जब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के करते हैं वो सेम ही आते हैं। तो मैं आपकी बुक की हद तक रहते हुए आपको बताता हूँ, दो किस्म की मैग्नीफिकेशन बताई गई हैं। एक है लीनियर मैग्नीफिकेशन आपकी बुक के अंदर बताई गई है, और एक बताई गई है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर मैग्नीफिकेशन देखते हैं, ये क्या होती है। अच्छा, लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन भी आपकी बुक में दो हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें, मैग्नीफिकेशन दो तरह की है, एक है लीनियर मैग्नीफिकेशन, एक है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और लीनियर मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी बुक में दो हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये फिगर जो है इसको कंप्लीट करता हूँ। दोनों की दोनों डेफिनेशन मैं इधर से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। लेट्स सपोज ये है एक कन्वेक्स लेंस। ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस। मैट्रिक में भी आपने ये इसको देखा होगा, इसके ऊपर स्टडी भी की होगी। एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है। ये है कन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। और ये जो कन्वेक्स लेंस है, इधर इसका जो सेंटर है इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर भी इसे कहते हैं। और इस ऑप्टिकल सेंटर से एक इसका डिस्टेंस होता है जो करीब डिस्टेंस होता है, जिसमें इसकी जो फोकल पॉइंट है वो उसको कहते हैं, इस पहले डिस्टेंस इसको कह लेते हैं एफ़। ये होती है इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, अगर ये एफ़ है तो इससे जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा 2F। इसी तरह जो इसके नेक्स्ट होगा वो होगा 3F, और ये सो ऑन ये चलता जाएगा। इसी तरह लेंस की राइट साइड पर अगर ये पहले वाला F है इसकी फोकल पॉइंट, तो ये इसकी होगी डबल फोकल पॉइंट 2F। क्लियर हो गया। तो ये कन्वेक्स लेंस है, दरम्यान में प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसकी फोकल लेंथ F है, ये फोकल लेंथ 2F है। इसी तरह राइट साइड पे है। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट इस F और 2F के दरमियान में रखा है इस तरह करके, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया।
अगर मैंने इसको f और 2f के दरमियान में रखा है तो लेट्स सपोज इसकी रे इस तरह से आएगी ऐसे, और क्या करेगी, इस तरह से आते हुए इसके इस फोकल पॉइंट में से पास करेगी, और इस तरह इसकी दूसरी रे। अच्छा, लाइट की रेज़ काफ़ी सारी होती हैं, हम क्या करते हैं अपनी सहूलत के लिए 1, 2 या 3 रेज़ बनाते हैं, मिनिमम हम ज़्यादातर 2 बनाते हैं। एक रे जो है वो हमेशा हम लेंस के सेंटर में से पास करेंगे। आगे जितनी भी हम करेंगे ये जहन में रख लें, ये बात हो सकता है हर कोई आपको ना बताए कि एक रे जो है हम हमेशा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, और एक रे जो है ये इधर आके ये कर्व कर जाएगी, क्योंकि लेंस क्या होता है, कर्व्ड पाथ होता है, तो ये इसको क्या करेगी, डायफ्रैक्ट कर जाएगी लाइट अंदर को। और एक रे जो इसके इधर से पास कर रही है वो दोनों जाके इधर आपस में इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये रे मिल गई है। ठीक है, जहाँ पर ये रेज़ कन्वर्ज करती हैं लेंस में से गुजरने वाली, वहाँ पर हम कहते हैं एक बनेगा इमेज। ठीक है, अब देखें ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी अगर साइज़ देखा जाए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं कह लेता हूँ इमेज साइज़ को कह लेता हूँ आई। ठीक है, ये चीज़ें आपके आगे यूज़ होने वाली हैं, मैग्नीफिकेशन में यूज़ होने वाली हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साइज़ ऑफ द इमेज जो है, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसे कह लेता हूँ मैं ओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे कह लेते हैं ओ। और इसी तरह जो साइज़ ऑफ द इमेज आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है साइज़ ऑफ इमेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई से। ठीक हो गया, ये है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है साइज़ ऑफ द इमेज। गौर करें, जो इमेज का साइज़ है वो क्या आया है, पहले से ग्रेटर आया है, इसका मतलब ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है। इसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्या किया है, एनलार्ज करके दिखाया है। ठीक है, तो इस साइज़ को क्या लिया आई, ऑब्जेक्ट के साइज़ को कह लेते हैं ओ। दूसरी एक और कन्फिगरेशन जहन में रखें, ये भी बार बार यूज़ होगी, लेंस से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। लेंस से इमेज तक के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी कन्फिगरेशंस। ये कन्वेक्स लेंस है, और जब भी हम ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान रखेंगे तो इमेज जो है वो 2f से आगे बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखेंगे तो इमेज भी क्या है, वो 2f के ऊपर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आएंगे, इमेज भी इधर चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इस साइड पर लेके आएंगे, इमेज भी क्या करेगा, इस साइड पे इस तरह ट्रैवल करता जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट को आगे आगे लेके जाएंगे, इमेज भी क्या है, वो आगे आगे ट्रैवल करता जाएगा। तो ये थी इसकी कन्फिगरेशन। अब देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऐसी पावर है जिसमें चीज़ों को क्या इनलार्ज करके दिखाया जाता है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इमेज जो है वो ग्रेटर आएगा, उतनी ही उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, वो ज़्यादा आएगी। इसीलिए लीनियर मैग्नीफिकेशन की जो पहली डेफिनेशन है उसको हम लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो वो क्या होगा, साइज़ ऑफ द इमेज। इसको कर लेते हैं साइज़ ऑफ द इमेज, यानी कि जितना साइज़ इमेज का है उसको डिवाइड करेंगे साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट को O से। ये है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है साइज़ ऑफ द इमेज। तो ज़ाहिर है अगर इसने मैग्नीफिकेशन करके दिखाया होगा, अगर इमेज का साइज़ ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होगा, तो M क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर इमेज का साइज़ छोटा है, ऑब्जेक्ट का ग्रेटर है, तो आंसर आएगा लेस देन 1। इसलिए ये क्या है, एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तो ये इसका फॉर्मूला है, ये फार्मूला आपका आगे बहुत जगहों पर इस्तेमाल होने वाला है। ये इसका फार्मूला है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। तो ये हो गई इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस है और बिटवीन द लेंस एंड इमेज है,
जितना ये ज़्यादा होता जाएगा उतना ही ये इमेज का साइज़ क्या है, ग्रेटर होता जाएगा। इस चीज़ को आप जहन में रखने कैसे होगा मैं करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये क्या है, इमेज यहाँ की बजाय आगे जाके बनता है, तो क्या होगा, ये रेज आगे तक जानी थी, इसने भी आगे तक जाना था, तो ये देखें कि जो अगला इमेज है वो जाके इधर बनेगा। लेट्स सपोज अगर क्या है ये इधर कन्वर्ज ना होती, इससे आगे जाके कन्वर्ज होती, तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इसके मुकाबले में क्या है, ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज़ ऑफ द इमेज है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज़ ऑफ द इमेज है। जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा हुआ वैसे वैसे साइज़ ऑफ द इमेज भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी क्या बनेगी, द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू लेंस, लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्या है, ऊपर आएगा, टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू लेंस। यानी कि क्या करना है, इसको मैं इसका फार्मूला जो है वो इधर लिखता हूँ, मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। तो इसकी मैग्नीफिकेशन की दूसरी जो है डेफिनेशन वो क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन लेंस टू द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन लेंस टू द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, अभी मैंने इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता है, ये देखें अगर ये पॉइंट इधर कन्वर्ज ना होता, इधर कन्वर्ज होता, तो ये डिस्टेंस क्या है, पहले से ज़्यादा, तो इमेज ऑफ द साइज़ ऑफ द इमेज भी क्या है, पहले से ज़्यादा है। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन की दो डेफिनेशन है। आप एग्ज़ाम में जो मर्ज़ी लिखें, दोनों में से एक जो मर्ज़ी लिखें, उसी का फार्मूला रिलेटेड लिख लें तो ठीक होगा। अगला है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लफ्ज़ एंगुलर से ही ज़ाहिर है कि ये है एंगल से रिलेटेड। लीनियर का मतलब था इसमें एंगल नहीं आएगा, स्ट्रेट जो लाइंस हैं उनके ऊपर डील कर रहे हैं। तो एंगुलर का मतलब है एंगल। तो इसका मतलब ये है कि इस मैग्नीफिकेशन में हम किसी ना किसी तरह से एंगल से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है। इसके लिए मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। इसको मैं देखता हूँ नेकेड आई से, इसको नेकेड आई से देखा गया, नेकेड आई से देखा गया। तो इस आई से इसकी हेड तक का ये डिस्टेंस और इसकी टेल तक का ये डिस्टेंस, ये हो गया आपकी नेकेड आई। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है। इसके ये जो दरमियान में एंगल है, इसको कह लेते हैं बीटा, इसको क्या कह लेते हैं, बीटा। क्लियर हो गया। ठीक है, आपकी बुक में इसको अल्फ़ा कहा गया, इसको हम अल्फ़ा ही कह लेते हैं। ठीक है, इसको कह लेते हैं हम अल्फ़ा। अब गौर करें कि ये नेकेड आई है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखा गया है, दरमियान में किसी किस्म का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर हम दरमियान में किसी किस्म का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें तो यही जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, पहले से ग्रेटर हमें दिखाई देगा, पहले से क्या है, ग्रेटर दिखाई देगा। यानी कि दरमियान में मैं इधर रख लेता हूँ ये लेंस, और ये है आपकी आई, ये इधर से कोई देख रहा है, दरमियान में आ गया लेंस। तो यही वाला ऑब्जेक्ट जो है ये पहले से क्या होगा, ग्रेटर दिखाई देगा। ठीक हो गया। तो इसका जो ये सेंटर में एंगल बन रहा है, अब गौर करें ये एंगल क्या था, स्मॉल था, क्योंकि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या था, स्मॉल था। जैसे ही मैंने दरमियान में लेंस रखा तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा हो गया, एक बड़ी इमेज नज़र आई। तो ये देखें एंगल भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल बीटा का। तो इसका क्या मतलब हुआ, एंगुलर मैग्नीफिकेशन में अगर हम m इज़ इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा करें
तो ये इसका फार्मूला होगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन का, यानी कि जितना ज़्यादा बीटा ज़्यादा होगा उतनी ही इमेज क्या है ज़्यादा होगी, जितना अल्फ़ा कम होगा उतना ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है कम होगा। तो अगर बीटा ज़्यादा होगा अल्फ़ा कम होगा तो मैग्नीफिकेशन उतनी ही ग्रेटर रहेगी, अगर बीटा कम होगा अल्फ़ा ज़्यादा होगा मैग्नीफिकेशन उतनी ही कम आएगी। तो ठीक है, इसका मतलब जिस तरह ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होता है उसी तरह जो एंगल भी क्या है वो बड़ा होता जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसकी मैग्नीफिकेशन की जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है वो भी इसी से क्या करते हैं ड्राइव कर लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, बीटा ओवर अल्फ़ा, ये है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेशो ऑफ एंगल, द रेशो ऑफ एंगल, ये देखें आपके सामने एंगल की रेशो है, ऊपर एक एंगल है बीटा, नीचे एंगल क्या है अल्फ़ा। द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड यानी कि जो एंगल बन रहा है बाय इमेज, जो इमेज की वजह से बन रहा है, एज सीन थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा गया तो इस इमेज के ऊपर जो एंगल बना वो है बीटा, उसकी रेशो किसके साथ, द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, जो एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बना, व्हेन सीन थ्रू नेकेड आई, जब नेकेड आई से देखा गया, जब नेकेड आई से देखा गया वो एंगल आया था अल्फ़ा इस ऑब्जेक्ट के, जब देखा गया, जब लेंस लाकर देखा गया तो ये ऑब्जेक्ट पहले से ग्रेटर आ गया, इमेज इसकी ग्रेटर आ गई, तो वो जो एंगल बना वो बन गया बीटा। इस बीटा ओवर अल्फ़ा को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इधर बीटा क्या आ जाएगा, बीटा एक एंगल है, इसको इधर लिख लेते हैं, बीटा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन सीन थ्रू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अल्फ़ा इधर कौन सा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इन नेकेड आई, जब नेकेड आई से देखा गया, यानी कि जब बगैर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखा गया तो ऑब्जेक्ट जितना था उतना ही नज़र आया, जब लेंस के थ्रू देखा गया ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ गया और इमेज पहले से बड़ी नज़र आई, उसको एंगल को बीटा कहते हैं। तो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो ये हो गया पहला पार्ट कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम जब भी देखेंगे, एक उसकी देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर और दूसरी चीज़ हम उसकी देखेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को कितना इनलार्ज करके दिखाता है, ये होती है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, जैसा कि हम कैमरा भी जब खरीदने जाते हैं या मोबाइल भी लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि इसकी इमेज कैमरे से कितनी क्लियर आ रही है और कितना अच्छा यानी कि फोकस बन रहा है। यानी कि दूसरी चीज़ इसकी है रिजॉल्विंग पावर, चीज़ों को कितना डिटेल में ये दिखाता है, कितना अच्छे से दिखाता है। एक तो मैग्नीफाई करके दिखाता है, दूसरा मैग्नीफाई करके दिखाता है तो क्लियर भी करके दिखाता है कि सिर्फ मैग्नीफाई ही करके दिखाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखते हैं कि चीज़ें क्लियर करके भी दिखाता है कि नहीं, डिटेल्स क्लियर भी दिखाई देती हैं कि सिर्फ इनलार्ज ही दिखाई देती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होना ज़रूरी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक एबिलिटी है। पहली तो ये थी कि चीज़ों को इनलार्ज करके दिखाएं, अब ये है कि ये चीज़ों को क्लियर करके दिखाएं। एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील माइनर डिटेल्स, कि जो छोटी से छोटी डिटेल को भी क्या करे, वाज़े कर दे। अंडर कंसिडरेशन, जिसको देखा जा रहा है, जिसके ऊपर गौर है, उसको क्या करे, रिवील करके दिखाए, वाज़े करके दिखाए छोटी से छोटी डिटेल को। मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके साथ अगर मैं एक और पॉइंट ये लगा देता हूँ, देखें मैंने आपके सामने ये दो पॉइंट इस वक्त लगाए हैं, लेकिन इस कैमरे के थ्रू अगर आप ज़्यादा गौर ना करें तो ऐसा ही लगता है जैसे सिर्फ एक पॉइंट है। तो क्या है,
जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा कैमरा होगा DSLR का, जितना अच्छा कैमरा होगा उतनी उसने ये शो करके दिखाना था कि ये पॉइंट एक नहीं बल्कि क्या हैं, 2 हैं। तो ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। ये अंडर कंसीडरेशन जो हमारी चीज़ थी 2 पॉइंट थे, लेकिन कैमरा अगर इसको रिवील करके दिखाए, डिटेल में दिखाए कि 2 ही हैं, तो उतनी ही इस कैमरे की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। अगर कैमरा इसको 2 करके नहीं दिखाता, 1 ही दिखाता है, तो इसका मतलब उस कैमरे की रिजॉल्विंग पावर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि क्या है, वीक है। क्लियर हो गया। तो रैले ने इसका एक फार्मूला जो है वो डिराइव किया था। आपकी बुक में उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई। तो वो फार्मूला क्या था, वो है R इज़ इक्वल टू, R मीन्स रिजॉल्विंग पावर इज़ इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम D ओवर 1.22 लैम्डा। ये रैले ने एक फार्मूला जो है वो डिराइव किया था। इसमें अल्फ़ा मिनिमम क्या है, अल्फ़ा मिनिमम इन 2 छोटे छोटे पॉइंट्स का जो एंगल इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस वक्त ये जो कैमरे में आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है, छोटा छोटा एंगल बन रहा है। तो जितना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा वो इस छोटे छोटे एंगल को क्या है, रिवील करके दिखाएगा और उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। यानी कि जितना अल्फ़ा मिनिमम उसका कम होगा, छोटे से छोटे एंगल को भी वो दिखाने की पावर रखता होगा, उसकी उतनी ही रिजॉल्विंग पावर क्या है, ज़्यादा होगी। ये जो रैले का ये जो रिलेशन है आपकी बुक में जस्ट इतना ही बताया गया है, इससे ज़्यादा नहीं बताया गया। इसके लिए मैं अलग से ये अल्फ़ा मिनिमम और आर का ये जो रिलेशन है D/1.22 लैम्डा, D द डायामीटर ऑफ लेंस है, ठीक है, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो ये आपको बाद में किसी लेक्चर में करके दिखाऊँगा, इसको प्रूव करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ये था आपका चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन देखा, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर देखी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक उसकी मैग्नीफाइंग पावर अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वो चीज़ों को क्लियर दिखाता हो, रिजॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए। मैग्नीफिकेशन 2 तरह की है, एक है लीनियर मैग्नीफिकेशन, दूसरी है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन की 2 डेफिनेशन होती हैं, दोनों ही आपको बता दी गई हैं, 2 ही इसके फार्मूले हैं, एक फार्मूला इसका है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सिंपल माइक्रोस्कोप का लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।